ऑलराउंड परफॉर्मेंस से छा गए नवाज। ट्राई सीरीज में शाहीनों का फातेहाना आगाज। पिंडी में पाकिस्तान की दावत पर जिम्बाब्वे ने 72 रन की शानदार शुरुआत की। फिर मेहमान टीम रास्ता भटक गई। 37 रन में 7 विकेटें गंवाई। 128 पर 8 हो गए। सिकंदर रजा के फाइटिंग 34 रन ने टोटल 147 तक पहुंचाया। ग्रीन शर्ट से हदफ का ताकुब शुरू किया। पावर प्ले में ही 3 खिलाड़ी आउट। बाबर 0 पर गए। साइम भी 10वें ओवर में आउट हुए तो मुश्किल मजीद बढ़ गई, लेकिन फखर जमान और उस्मान खान की 61 रन की शराकत कौमी टीम को मैच में वापस ले आई। फखर ने 44 रन की इनिंग्स खेली। बेनेट से नवाज का कैच ड्रॉप हुआ तो सारी उम्मीदें दम तोड़ गईं। नवाज ने बैक टू बैक चौके लगाकर मैच 4 गेंद पहले ही खत्म कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीब उल हसनैन और पाकिस्तान का ट्राई सीरीज का फातेहाना आगाज। लेकिन जिस तरह की क्रिकेट खेली, लगता ये था कि ये स्कोर कोई तकरीबन 5 ओवर पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था, मतलब चेस कर लेना चाहिए था। आखिरी ओवर में जाके चेस किया और काफ़ी विकेटें भी गिरी। जीत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो जो तरीक़ेकार जिससे खेल रहे हैं उसको बेहतर करना होगा अगर एक्चुअल वर्ल्ड कप की तैयारी की तरफ जाना है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, वही पाकिस्तान का पुराना मसला जिसमें हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं कि ऑपोजिशन कोई भी हो उसके लेवल पे जाके खेलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो तारीख में अमर हो गया ये कोट शब्बीर अहमद फास्ट बॉलर का, कि वो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान ऑपोजिशन के लेवल पे जाके खेलती है। पहले बना लेना चाहिए था वाकई, लेकिन पाकिस्तान की वो टीम ही क्या जो अपने फैंस को और अपने सारे मीडिया को आखिरी वक्त तक मसरूफ़ न रखे। तो 20वां ओवर शुरू हुआ, उसकी भी शायद दूसरी गेंद पर पाकिस्तान ने टारगेट अचीव किया और ये भी नवाज़ ने एक बड़ी तेज़ इनिंग्स खेली। फ़खर ने सेकंड हाफ ऑफ हिज इनिंग्स बड़ा तेज़ खेला। लेकिन साथ ही साथ बॉलर्स को भी दाद देनी चाहिए कि जिम्बाब्वे ने 11वें ओवर में 93 बना लिए थे और दूसरी विकेट उनकी गिरी। उसके बाद उनके अगले 9 ओवर में सिर्फ 56 रन बने, यानी 147 और 148 का टारगेट इतना बड़ा नहीं था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया। मेन जो 2 चीज़ें थीं वो बाबर आजम का 0 पर आउट होना और सलमान आगा का फिर एक दफ़ा नाकाम होना है। बिल्कुल सही है। अच्छा, जिम्बाब्वे की भी जो गलतियां उसकी वजह से इसका हमें फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं कि उनकी 7 विकेटें 37 रन पे गिरी हैं बीच में, तो वो वरना उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था। और ये भी पाकिस्तान के लिए थोड़ा सी वरिंग बात तो है कि पावर प्ले में उन्होंने जिस तरह से पिटाई की, तकरीबन 8वें ओवर की आखिरी बॉल पे उनकी पहली विकेट गिरी थी और 72 उनका स्कोर था। तो शुरुआत उनकी बहुत ज़बरदस्त हुई थी। जी हाँ, उनका जो ओपनर है ब्रायन बेनेट, वो बड़ा अच्छा, अभी अफ्रीकन जो T20 वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड था 300 प्लस उसने टोटल किया था मैचों में, और वो बहुत अच्छा प्लेयर है उसने। और दूसरे ओपनर ने बड़ा अच्छा आगाज़ फराहम किया था। फिर पाकिस्तान ने पुल बैक ज़रूर किया, इसलिए कि पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, और फिर ज़ाहिर इतना बड़ा टोटल नहीं दिया था जिम्बाब्वे ने। सिकंदर से बड़ी उम्मीदें थी उनको। सिकंदर रजा भी बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके, आखिरी ओवर्स में उनकी विकेटें भी गिरी और वो इतनी तेज़ी से रन्स भी नहीं बना सके, जिसका पाकिस्तान को फ़ायदा हो गया। लेकिन शायद साहब, आपको नहीं लगता कि सिकंदर का डिसअपॉइंटमेंट पिच पर ही नज़र आ रहा था, क्योंकि उनका साथ कोई नहीं दे रहा था, विकेटें साथ साथ गिरे जा रही थी, तो वो चार्ज भी उस तरह से नहीं कर पाए। लेकिन अच्छे बड़े प्लेयर की निशानी होती है, दूसरे एंड पे अगर विकेटें गिर भी रही हों तो एक प्लेयर को अपने साथ, जाहिर है वो कप्तान थे, वो किसी प्लेयर को अपने साथ लेकर चलते, लेकिन वो इतनी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। लेकिन जिस तरह सिकंदर ने मैच से एक दिन पहले, ट्राई सीरीज शुरू होने से एक दिन पहले कहा था कि जिम्बाब्वे के प्लेयर्स को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तो कल उन्होंने रिस्पेक्ट अर्न की इस अच्छी फाइट के ज़रिए। बिल्कुल सही है। आगा सलमान का इस मैच पर क्या कहना था, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ के पिच देखकर ये अंदाजा हो रहा था कि यहाँ बहुत बड़ा स्कोर नहीं बन पाएगा। लेट्स has been doing well for last 4-5 months, and they always come up and raise their hands whoever come. Even Saim, even Nawaz and Ibrar, they come every time in the middle and they take wickets, and they don't give many runs as well, and they are the one who put us back in the game. We need to start well when it's come to bowling and batting. I think in power play we need to be ruthless, and whenever we get an opportunity while scoring runs or even taking wickets when we are bowling, we need to do that. फॉर्मर क्रिकेटर और हम सब पहचाने बासित अली ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बासित भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके अपने प्रोग्राम में हमें बुलाने का, और सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बासित भाई, सबसे पहले ये बताइएगा, बासित भाई की स्टूडियो में आवाज़ प्लीज़ बढ़ा दीजिए। बासित भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि कल की इस जीत को आप कैसे एनालाइज करते हैं? जिम्बाब्वे से मैच था, जिम्बाब्वे जैसी क्रिकेट हमने खेली, इस तरह मैं एनालाइज करता हूँ। हमने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट तो नहीं खेली,
बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहली चीज तो टॉस जीत के हमें बैटिंग करनी चाहिए थी। ये नहीं देखना चाहिए इस ग्राउंड में दूसरी बारी वाले जीत रहे। हमने तो तैयारी करनी है वर्ल्ड कप की, तो हमें तो बिल्कुल डिफरेंट करना पड़ेगा ना। अगर आप डिफरेंट नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी का क्या फायदा। अगर आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी मैच जीतने का सोचेंगे तो फिर तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम ही होना चाहिए। वो ठीक है बासित भाई, लेकिन आप सोचे कि हमने वो डिसीजन लिया जो सब लेते हैं और उसके बावजूद भी हम आखिरी ओवर में जाके जीत रहे हैं, तो फिर हम वो इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं? नजीब, लास्ट ओवर में हम जब जीत रहे हैं तो वजह क्या है कि हमने मतलब ओपनर को तो नंबर 6 पे लिया है, नंबर 5 नंबर 6 पे। तो हम कर क्या रहे हैं? अगर हम वर्ल्ड कप की टीम बना रहे हैं तो हमें 15 ओवर में ये स्कोर चेस करना चाहिए था। पिच बहुत अच्छी थी। अभी आपने सलमान अली आगा वाली जो इंटरव्यू सुनाया है वो लोगों को खुश कर सकते हैं ये बातें बोल के। जिसने क्रिकेट खेली है, अगर पिच अच्छी नहीं होती तो उनके आप पावर प्ले देख लेना, शुरू के 7 ओवर में उनके कितने रन थे। सही बात है। तो हमेशा एनालिसिस जो करते हैं वो इस तरह करते हैं। उनका जो पहला बैटर आउट हुआ वो तो फुल टॉस पे आउट हुआ नवाब की बॉल पे। तो बहुत सारी चीजें होती है। असल में हमारा प्रॉब्लम क्या है, जीत के बाद हर चीज छुप जाती है। हार के बाद हर चीज मंजिल आम पे आ जाती है। हालांकि जीतने के बाद आपको ज्यादा सीखने की जरूरत है अगर आपने आईसीसी इवेंट पे अच्छा खेलना है तो। बिल्कुल सही है शाहिद साहब। ये जो बात बासित भाई कर रहे हैं कि एक्सक्यूजेस जो हैं ये वो हैं कि इतना बड़ा स्कोर नहीं बनेगा, जब उन्होंने शुरुआत अच्छी ली उन्होंने तो फिर विकेटें थ्रो की ना। बिल्कुल ऐसा ही है और बिल्कुल दुरुस्त बात की बासित ने कि आप जब टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो आपको उसकी प्रिपरेशन बायलैटरल सीरीज़ में करनी होती है। आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ बायलैटरल सीरीज़ में चेक करते हैं, वो हम नहीं करते अक्सर। हम ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं। हम अगर सेकेंड ही बैटिंग करने जा रहे हैं तो हमें हर टॉस जीतना होगा T20 वर्ल्ड कप में और उसकी कोई ज़मानत नहीं दे सकता। तो आपको पहले बैटिंग करके अपनी एबिलिटी को आजमाना चाहिए, सेकंड बॉलिंग करके कि ड्यू में किस तरह बॉलिंग करनी है, किस तरह टारगेट डिफेंड करना है। ये चीज़ें अगर आप बायलैटरल में नहीं करेंगे तो आप जाके टूर्नामेंट में करेंगे। और टूर्नामेंट में आपको अगर सुपर सिक्सेस में आप खेल रहे हैं तो आपको नेट रन रेट भी चाहिए होता है। उस नेट रन रेट का आपको यहाँ पे एक एग्जीबिशन करना चाहिए था कि आप 14 ओवर में या 15 ओवर में रन बनाते ताकि आपको पता चलता कि आप टारगेट जल्दी भी चेस कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, पाकिस्तान की टीम के लिए जीत, अगर सिर्फ जीत ही अहम है, एक्सपेरिमेंट करना, एडेप्टेबिलिटी करना अगर वो इतना अहम नहीं है तो फिर इसी तरह जीते जाएं। जब आप T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे तो आपको जब ऐसी मुसीबत आएगी तो फिर आप उस वक्त परेशान होंगे। बिल्कुल सही बात है। बासित भाई ने फ़खर की बात की तो जारहाना मिजाज बैटर फ़खर का कहना है कि हिकमत अमली यही थी कि ओपन करूं लेकिन ज़रूरत के तहत किसी भी नंबर पर खेल सकता हूं। क्या कहना था फ़खर जमान का, आइए आपको दिखाते हैं। प्लान जो था वो यही एज ओपनर ही खेलूंगा। 2 मैच साइम खेलेगा, 2 मैं खेलूंगा, 2 फरहान खेलेगा। जब समद अनफिट हुआ तो फिर मैं मिडिल ऑर्डर में इतनी ज्यादा क्रिकेट खेल गया हूँ कि मुझे कोई मसला नहीं होता टॉप ऑर्डर में खेलूं या मिडिल ऑर्डर में। जब कंट्री के लिए खेलते हैं तो मैं आपको ये मैसेज नहीं दूंगा कि मैं कुछ नहीं चाहता, कहीं पे भी खेल सकता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं टीम को ज्यादा मैचेस जितवा सकता हूँ और ज्यादा स्कोर कर सकता हूँ, एज ओपनर ही कर सकता हूँ। बासित भाई $1 मिलियन क्वेश्चन है कि फ़खर कह रहे हैं कि समद की इंजरी के बाद ये फैसला हुआ, अदरवाइज तो 2 मैंने खेलने थे, 2 साहबजादा ने खेलने थे, 2 साइम ने खेलने थे। आप तकरीबन कोई 1 हफ्ता 10 दिन से ये बात कर रहे हैं कि फ़खर नीचे खेलेगा, तो ये आपने कैसे प्रिडिक्ट किया था? नजीब भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुल्क का नाम पाकिस्तान है और मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। जब टीम अनाउंस हुई थी ना, हसन नवाज बाहर हुआ और फ़खर जमान इन हुआ, तो वो तो कलेक्टर्स ने या कोच ने बता दिया कि हम फ़खर को एक नया रोल देंगे नंबर 5 नंबर 6 पे, क्योंकि हसन नवाज को ओपनर से आप नंबर 6 पे लाए, तो वही रोल फ़खर का था। अब फ़खर ने जब ये बात बोली है तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, फ़खर के दोनों हाथों में लड्डू हैं। फेल हो जाए तो भी कोई मसला नहीं, रन कर दे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जब फेल होगा तो बोलेगा मैंने तो पाकिस्तान के लिए ये नंबर पे खेला था। अब जो उसने बात बोली है 2 मैच साइन के, 2 मैच मेरे, 2 मैच साहबजादा के, तो फिर बाबर आजम कौन से नंबर पे खेलेगा? नहीं, वो तो कह रहे हैं ना ओपनर्स को 2-2 मैचेस मिलेंगे ना, मतलब तीनों। तो भाई बाबर आजम इनकी जगह आया था ना, तो ये नंबर 3 पे क्यों नहीं आ सकते? ये तो 3 पे खेल लेते, ये तो ओपनर नहीं थे। सही बात है, या ये ओपनर थे? भाई आप देखें ना क्या बोला, 2 मैच साइन को, 2 मैच साहबजादा को, 2 मैच मुझे, तो ये तो बेसिकली एशिया कप से नंबर 3 पे खेल लेते। सही बात है। तो अब बाबर जब आया है तो फिर ये नंबर 5 पे या नंबर 6 पे आए ना। अगर ये नंबर 3 पे खेलते तो क्या बाबर नंबर 5 या नंबर 6 पे खेलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये
देखो बोलना एक अलग बात होती है, प्लानिंग एक अलग बात होती है। माइक हैसन की जो साइकी है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ। जब टीम अनाउंस हुई आप भी मेरे साथ थे, मैंने यही कहा था कि भाई अब फखर का नया रोल होगा। जो दिया गया था हारिस को, विकेट कीपर हारिस को और हसन नवाज को, पाकिस्तान में अगर कल के मैच में जो सबसे इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी ना, वो सिर्फ एक बंदे की थी, उसका नाम था नवाज जी। बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी जब वो खेल रहा है तो वो हुसैन तलत से उस्मान साहब जो विकेट कीपर हैं और अपना फखर जमान से बेहतर खेला है कल। उसका हर बॉल मिडिल हो रहा था। तो देखने वाला इस तरह देखता है भाई, बाकी जो कुछ कहता है हमें सुनना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा। अब हम यही बोल सकते हैं। शाहिद साहब, ये फखर वैसे तो कल 44 रन किए हैं, लेकिन बात तो सही है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं एज एन ओपनर मैच भी जितवा चुका हूं और मैं ज़्यादा बेहतर कर सकता हूं, लेकिन टीम के लिए मैं इस नंबर पे खेलने को तैयार हूं। फिर ये सिचुएशन हमने बहुत बार की हुई है कि हमने ओपनर्स भरे हुए हैं और नीचे तक ओपनर ले आते हैं, उनको मिडिल ऑर्डर बना के खिला रहे हैं। पाकिस्तान का T20 में यही प्रॉब्लम है। जितने नए प्लेयर भी आते हैं, माँ सदाकत की बात हो रही, माँ सदाकत भी ऊपर के नंबरों पे खेलते हैं। और भी कोई प्लेयर, हसन नवाज को आपने ओपन से एकदम चौथे पांचवें पे ले गए, वो स्पिन के खिलाफ मिडिल ओवर्स में स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दिया। ये सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो पावर प्ले का फ़ायदा उठाते हैं। साइम हो गया, फ़खर हो गया, साहबजादा फरहान हो गए। तो आपको या तो आप ऐसा करेंगे कुछ मैचेस फ़खर को ऊपर भेजें, कुछ मैचेस 3 पे भेजें। फ़खर की बेहतरीन यूटिलिटी 1 2 3 है, 1 2 या 3। बिल्कुल चौथे पांचवें नंबर पे जाके उसको ओवर्स भी कम मिलेंगे, फील्ड में बाहर भी चला जाएगा। आपको पावर प्ले में अगर आपको बेहतरीन फ़ायदा उठाना है तो फ़खर मस्ट बैट 1 2 3। बासित भाई, एक और प्रॉब्लम है, वो है साहबजादा फरहान की। और इत्तेफाक से कल भी मैं यही बात डिस्कस कर रहा था। मुझे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि एक बंदा छक्का भी मार सकता है, चौका भी मार सकता है, अच्छा तेज खेलता है, फिर अगली 3-4 बॉलें डॉट करता है। मतलब 15 बॉलों पे 16 रन किए हैं कल, जिनमें से 3 तो चौके ही हैं। तो फिर उसके बाद ये 106 के स्ट्राइक रेट पे कैसे एंड अप हो रहा है? ये बेसिकली बात ये है कि आप कल का पावर प्ले देख लेना, 6 ओवर में आपने 31 रन बनाए जिसमें 3 आउट हुए, तो वो पावर प्ले तो फजूल ही हो गया ना। और जो आप साहबजादा की बात कर रहे हैं, दुनिया ने उसको पकड़ लिया है कि इसको बॉल, इसके बैट और पैड में बड़ा गैप है, इसको अंदर लाओ। सारी टीमें अंदर ला रही है बॉल, जिसकी वजह से उसको या तो लिफ्ट करना पड़ता है या बॉल हाथों में जाती है। अब ये काम है जो डेटा एनालिस्ट है ना, जो 7 टीम के, वो बैठे हेड कोच के साथ और साहबजादा के साथ, कि उसको बताया आपको अपने नए शॉट डेवलप करने पड़ेंगे। हर बॉल पर आप मिड ऑन के ऊपर से या मिड विकेट के ऊपर से नहीं मारेंगे, आपको अच्छा कवर के ऊपर से सीधा शॉट और मिड ऑफ भी डेवलप करना पड़ेगा। तो ये जो खामी है ना डॉट बॉल वाली, ये निकल जाएगी। देखो पावर प्ले में बाउंड्रीज ज्यादा लगती हैं, सिंगल कम बनते हैं, तो वो चीज इन्हें अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि हमने किस तरह शॉट्स मारने हैं। अब अभिषेक शर्मा की हम बात करते हैं, उसका जो डिफेंस है वो अटैक है, उसको आप सिंगल लेने दें, वो परेशान हो जाएगा। तो इनका काम है हिटे मारना पावर प्ले में, एटलीस्ट मिनिमम बोलो 55 से 60 रन बनाना। इन तीनों का काम है, चाहे वो बाबर हो, चाहे साइम हो और चाहे साहबजादा हो। अभी एक बात और मुझे समझ में आ रही थी, अगर इजाजत हो कह दूं। जी जी बिल्कुल। आप फखर को नंबर 5 पे ला रहे हैं, तो मतलब हर नंबर चेंज करें। साइम को भी आप ट्राई कर लेना नंबर 5 पे, वो तो बॉलिंग भी कर रहा है, उसको बल्कि कल तो फखर ने ये कहा कि मेरा नंबर एक्चुअली 6 था, ये तो विकेटें गिरी तो मुझे ऊपर भेज दिया। बिल्कुल, क्योंकि वो फास्ट बॉलर को अच्छा नहीं खेलता ना, उस्मान स्पिनर को ज्यादा अच्छा खेलता है। कोच साहब ने तो ये तो कोच कह रहे हैं आपके। जी जी, कोच साहब तो माशाल्लाह जब तक जीते रहें, जब तक आप सुनते रहें। श्रीलंका के वर्ल्ड कप के बाद मैं पूछूंगा इन कोच साहब को, ये आपको आईपीएल में नजर आएंगे पहले, पीएसएल में नजर आएंगे, पहले से कह रहा हूँ आपको। बिल्कुल। ये जो पूरी सिचुएशन है शाहिद साहब, इसका एनालिसिस आप कैसे करते हैं? कि हमें अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा कि हमारा कोर क्या है टीम का, हम कहाँ जाएंगे इस तैयारी के साथ, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? भाई मैंने आपको पहले भी कहा कि जो फॉरेन कोच होते हैं ये टेस्ट एंड ट्रायल पे बात करते हैं। ट्रायल पे ट्रायल कर रहा है, टेस्ट कर रहा है सारी चीज़ों को, ये देख के फिर अब वो ये ट्राई सीरीज जब ख़त्म होगी तो शायद वो कोई एक ऐसा कोर ऑफ प्लेयर्स बना ले और ऐसा डिसाइड कर ले कि हाँ ये मेरे प्लेयर्स हैं। और जिस तरह साहबजादा फरहान की बात हो रही थी, साहबजादा फरहान को लर्न करना पड़ेगा कि बाउंड्रीज और छक्के से ही स्कोर नहीं होता, सिंगल डबल से भी स्कोर होता है। रोटेट इतना बड़ा और वो अच्छे प्लेयर हैं, वो अच्छे कर सकते हैं।
उन्होंने दिल जीता एशिया कप में बुमराह को छक्का लगाकर, बल्कि एक नहीं 2-3 छक्के लगाए उन्होंने 3 मैचों में। तो वो अगर छक्के लगा सकते हैं तो उनको अपनी एबिलिटी पे टू रोटेट द स्ट्राइक, उस पर भी बिलीव करना पड़ेगा, उस पर भी काम करना पड़ेगा। इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, उन्हें पता है कि सिंगल डबल किस तरह लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर हमारी क्रिकेट और हमारी T20 टीम बेहतर होगी। बिल्कुल सही है। बासित भाई, बाबर आजम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब उन्होंने अभी वनडे सीरीज में 100 किया था तो लोगों को ये लगा कि उनकी रूठी हुई फॉर्म जो है वो वापस आ गई है और अब उनके बल्ले से रन निकलते जाएंगे। अब फिर कल वो 3 बॉलें खेल के वो आउट हो गए। नजीब, अभी देखो पहला मैच है ना, अभी उसने वनडे में दुनिया को इंतजार था, स्पेशली पाकिस्तानी को 100 का, और अल्लाह ताला ने उससे 100 कराया, बहुत खुशाइन बात है। अभी उसको 1-2 मैच दो। देखो हमें एटलीस्ट बाबर आजम जैसे प्लेयर को ना, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, कम से कम 4 मैच देने चाहिए, क्योंकि वो 2.5 साल बाद उसने 100 कराए। 4 मैचों के बाद उसको अब रिवर्स गेयर नहीं मारना चाहिए, अब टर्बो लगाना चाहिए। अब उसको T20 में डिफरेंट बाबर बनना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस लेवल 100 करने के बाद मिला है ना, वो अब T20 में नजर आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पहले मैच में आउट हो गया, दूसरे मैच में उसको रन करने चाहिए, और जहां पे मैचेस हो रहे हैं वो उसके लिए फेवरेट ग्राउंड है यार, पिंडी। बिल्कुल ठीक है। शायद साहब, ये नहीं हो सकता कि बाबर को ये रोल समझाया जाए कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल रोहित शर्मा वनडे में कुछ और खेलते थे, T20 में उनका रोल ये होता था कि 23, 30, 35 भी बन जाए तो बड़ी बात है, स्टार्ट आपने दे दिया। तो इस तरह से अगर बाबर अपने शॉट्स को डेवलप करें, क्योंकि अब उनके ऊपर T20 को लेके तो बड़ा क्रिटिसिज्म होता है। शुरू में ही प्रेशर ले लेता है बाबर। अगर शुरू में सिंगल डबल करके अपने आप को कम से कम मोमेंटम में लेके आए, वो उस मोमेंटम में नहीं आ पाया। जितने भी T20 में 0 बनाए या जितने भी T20 में नाकाम हुए, शुरू में आप चाहे रोहित शर्मा को भी देख लें, आप विराट कोहली को भी देख लें, ये शुरू में स्लो आराम से आगाज करते हैं। रोहित तो खैर डिफरेंट प्लेयर है विराट कोहली से। विराट कोहली तो स्ट्राइक रोटेट, सिंगल डबल भी बहुत करता है। जी बिल्कुल। तो बाबर को शुरू में अगर मोमेंटम मिल जाएगा ना, 3, 4, 5 रन बनाकर स्ट्रेट बैट से खेलने का, वो शुरू में कोशिश ये करता है कि इनसाइड आउट खेलूं या मैं पावर हिटिंग शुरू कर दूं, वो नहीं कर सकता। वो जब तक अपने आप को मोमेंटम में नहीं लेके आएगा, अपने आप को टच में लेके नहीं आएगा, वो T20 में ज़्यादा रन्स नहीं बना सकता। बिल्कुल ठीक है। बासित भाई, आपकी फाइनल एडवाइस अगले मैच पे जाने से पहले, कल तो श्रीलंका जिम्बाब्वे का गेम है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का मुकाबला होगा श्रीलंका से। आप क्या एडवाइस देते हैं, अगले गेम को किस तरह से अप्रोच करना है? मेरी सबसे बड़ी एडवाइस सबसे पहले बाबर के लिए है कि 100 रन का तो वो सोचना भूल जाए। T20 में पहले वो अपना टारगेट रखे 30 रन, 30 को कन्वर्ट करे 50 में, और 50 के बाद वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला 100 कराएगा। अगर पहली बॉल से वो 100 का सोचेगा तो उसको मुश्किल होगी। T20 में 50 रन की बहुत वैल्यू होती है। बाकी पाकिस्तान को एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। अगर इस टाइम पे नहीं करेंगे तो मेरी नजर में ये कोच साहब फिर श्रीलंका की वर्ल्ड कप के लिए टीम नहीं बना रहे, ये हर सीरीज टू सीरीज बना रहे हैं। अब टाइम है हमारे पास, 2-2.5 महीने हैं। हमें श्रीलंका में जो कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से टूर्नामेंट है ना, उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। आपके पाकिस्तान टीम में नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये 3 नंबर ऐसे हैं जो मुझे बहुत ही ज्यादा डाउटफुल लग रहे हैं कि ये श्रीलंका में इस नंबर पे खेलने वालों को बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बासित अली साहब हमारे साथ थे। शाहिद भाई, जाने से पहले इस्लामी यकजहती गेम्स में पाकिस्तानी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्टार अरशद नदीम आज इन एक्शन होंगे। उनका जैवलिन थ्रो का मुकाबला रात 11:05 पर होगा और उन्होंने फैंस से दुआओं की अपील की है। मैं चाहूँगा आप भी अरशद के लिए कुछ कहिए। हमारी तो दुआएं उनके साथ हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ज़ाहिर है उनको इंजरी थी, फिर उनको सर्जरी भी हुई थी, तो वो इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। अब इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स हैं, इस्लाम का असर भी हो और ये सारी चीज़ें हों, तो अरशद को जीतना चाहिए मेडल, ताकि वो दोबारा मोमेंटम में आए और फिर अगले साल मजीद बड़े मुकाबलों में बेहतर करके पाकिस्तान का नाम। बिल्कुल, हमारी दुआएं, हमारी बेस्ट विशेस अरशद नदीम के साथ हैं। हमारे प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।